गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। क्लास अपनी एमए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस अपना सब्जेक्ट है। देखिए हम लोग हमारे सब्जेक्ट ये पेपर नंबर 6 आप लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। अपन लोग संघीय शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। संविधान से हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था। संविधान के अंतर्गत जो अपना टॉपिक का बारा वो संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि संघीय शासन व्यवस्था है जो है ये वाला जो प्रावधान है हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिया था। संघीय शासन व्यवस्था वाला जो प्रावधान है हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिया था। यानी कि संघीय शासन व्यवस्था का जो प्रावधान है हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिया था। अब संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जैसा कि नाम से पता चला संघीय यानी कि और भारतीय संविधान के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रथम जो अनुसूची उसके अंतर्गत ये कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत संपूर्ण राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा जिसके अंतर्गत संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाएगा। अर्थात भारत संघीय शासन व्यवस्था को अपना रहा है और इससे भारत राज्यों का संघ होगा। उस संघीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हम लोगों को आज डिस्कशन करेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था की वह कौन कौन सी विशेषता है जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि भारत संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। देखिए इसके अंतर्गत पहला बात कहता है वो होता है संघीय शासन व्यवस्था में कि भारत का जो संविधान है वो लिखित और कठोर संविधान है। भारत देश में अंतर्गत जो संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया उस संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत का जो संविधान है वो लिखित भी है और कठोर भी है। और ऐसा कहा भी जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर लिखित प्रमाणित की हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसके अंतर्गत कुल जो देश का संविधान जब बनाया गया था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन की प्रक्रिया करते गए और आज वर्तमान के अंतर्गत लगभग अनुमानित है कि 470 के लगभग अनुच्छेद हो गए, 12 अनुसूचियाँ हो गई, 25 भाग वर्तमान में भारतीय संविधान में अभी प्रेजेंट में है। यानी कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लिखित और कठोर संविधान है। दूसरी विशेषता की बात हम लोग करते हैं तो वह दोहरी शासन व्यवस्था। देखिए दोहरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि केंद्र की व्यवस्था अलग है और राज्य की व्यवस्था अलग है। अर्थात केंद्र और राज्य की शक्तियों का डिवाइडेड यानी कि केंद्र और राज्य की शक्तियों को बांट दिया गया। अर्थात केंद्र अपनी शक्तियों के अधीन रहकर काम करेगा और राज्य अपनी शक्तियों के अंतर्गत काम करेगा। अर्थात इसके अंतर्गत भी 3 सूचियाँ बनाई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची। ये मैंने आप लोगों को बता दी थी। अर्थात केंद्रीय सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकारों और राज्य सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकारों को दिया गया। और एक और थी समृद्धि सूची। समृद्धि सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि किसी मुद्दे पर कानून बनाते समय यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, यानी कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम संघ राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। ये मैंने आप लोगों को अभी भी बता दिया था। नेक्स्ट करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। देखिए ये एक संघीय शासन प्रणाली के कुछ गुण दिखाई दें। संविधान की सर्वोच्चता अर्थात चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो सभी को ये मानना पड़ेगा कि संविधान ही सर्वोच्च है। अर्थात संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री, ना मंत्री है। कहने का मतलब यह है कि संविधान की सर्वोच्चता को भारत में स्वीकार किया गया। संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है। अर्थात संविधान सबसे ऊपर है और संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति या पद नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को हम लोगों ने अपनाया है। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण कर दिया गया, अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। यानी कि न्यायपालिका एक प्रकार स्वतंत्र निकाय है। अर्थात न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार से कोई इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करेगा। इनके न्यायपालिका में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का चाहे मैटर हो, चाहे न्यायाधीशों की नियुक्ति का मैटर हो या डिसीजन देने वाला कोई मैटर हो, अर्थात न्यायपालिका अपने कार्यों में निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। यानी कि न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार से कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा। अर्थात कार्यपालिका किसी प्रकार से न्यायिक कार्यों के अंतर्गत किसी प्रकार को हस्तक्षेप नहीं करेगी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत देखिए अनुच्छेद 367 या 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। और ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ये प्रोविजनल है, अपने पास दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया था। अब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है कि संसद के द्वारा सामान्य बहुमत से,
एक तो सामान्य कोई विधेयक होते हैं संविधान में संशोधन करने वाले, तो सामान्य बहुमत से आप लोग संविधान में संशोधन आसानी से किए जा सकते हैं। एक होते हैं कठोर, यानी कि बहुमत के द्वारा, यानी कि संविधान में संशोधन करने के लिए कभी कभी परिस्थिति ऐसी बनती है कि आप लोगों को संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अपने 2/3 बहुमत से ये पारित करना होता है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक होता है इसके अंदर उच्च सदन की व्यवस्था। देखिए संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि उच्च सदन, संसद 2 सदनों वाली है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, जिसे हम लोग नाम देते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के अंतर्गत क्या होता है, राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, और राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है ये किसी प्रकार से राज्य के आधार पर नहीं, राज्य में निवास करने वाली जनसंख्या के आधार पर यह प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी उच्च सदन राज्यों का सदन कहलाएगा। अर्थात राज्य विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्य, उनके द्वारा इन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, इसलिए इसे उच्च सदन का नाम दिया गया, जिसे हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो ये थे कुछ संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। अब हम लोग देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कुछ एकात्मक लक्षण। ये देखिए आप लोग कि संघीय शासन व्यवस्था हम लोगों ने अपनाई है, कनाडा के संविधान से हम लोगों ने प्रावधान लिया था, और इसकी कुछ विशेषताएं भी मैंने आप लोगों के सामने बता दी है। अब संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कुछ एकात्मक वाले जो लक्षण भी दिखाई देते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि वे कौन कौन से एकात्मक लक्षण हैं। देखिए शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। देखिए बिल्कुल सही बात है ये कि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत है कि जो संविधान के द्वारा जो शक्तियाँ दी गई वो केंद्र के पक्ष में दी गई है, और लगभग वर्तमान के अंदर केंद्र के पास तो 100 शक्तियाँ और राज्य के पास ही वर्तमान में केवल 61 के लगभग शक्तियाँ दी गई। अर्थात जो शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो केंद्र के अधीन ज़्यादा दी गई है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में दिया गया है। तो ये एकात्मक वाला लक्षण हमें दिखाई देता है। दूसरा देखिए आप लोग, संसदीय कानून सीमित है, अर्थात संपूर्ण देश के अंतर्गत जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। संसद मतलब केंद्र के अधीन, अर्थात संपूर्ण देश के ऊपर जिन कानूनों को लागू किया जा सकता है वो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वो संसद के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो अर्थात राज्यों के इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया है। अर्थात संसद द्वारा बनाई गई जो कानून है वो कानून संपूर्ण देश के ऊपर लागू किए जाएंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ भी कहीं ना कहीं पूरा संसद के ऊपर सारा नियंत्रण है जो केंद्र सरकार का है। अब राज्य के कुछ विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। देखिए राज्य विधानसभा के द्वारा यदि कुछ विधेयक पारित किए जाते हैं तो उन विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी भी आवश्यकता होती है। अर्थात जैसे वो किसी देश के साथ व्यापार करना चाहता हो तो व्यापार करने से पूर्व आप लोगों को राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक हो जाता है। ये भी एक प्रकार से कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान। देखिए एकात्मकता में, एकात्मक लक्षणों में भी बात कही कि संपूर्ण देश के ऊपर एक ही संविधान है और वो संविधान ही लागू किया जाएगा। तो इसमें भी ये कह सकते हैं कि राज्य के पास कोई एक अलग से एक्स्ट्रा कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी कि संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान लागू होगा। आपातकालीन प्रावधान, संकटकालीन जो प्रावधान है वो पूरे के पूरे एक प्रकार से केंद्र के अधीन रखे गए हैं। इसमें राज्य सरकारों का या राज्यों का कोई हस्तक्षेप कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। वो देखिए अनुच्छेद 352 और आर्टिकल 356 360, यानी कहने का मतलब है कि तीनों के तीनों जो आपातकालीन प्रावधान है अनुच्छेद 352 कहता है यदि भारत के ऊपर किसी बाहरी आक्रमण या सैनिक विद्रोह होने की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है और संपूर्ण देश के में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्य में जो राज्य की सरकार है यदि वहाँ पर संविधान के अनुसार सरकारों का संचालन नहीं किया जा रहा है और राज्यपाल उसे वहाँ पर सिफारिश कर दे कि राज्य सरकार के द्वारा संविधान के अनुरूप रहकर यहाँ पर सत्ता का संचालन नहीं किया जा रहा है तो राष्ट्रपति की सिफारिश, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की जाती है। 307 है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यदि ऐसा लगने लग जाए कि देश में वित्तीय संकट, यानी कि देश वित्तीय संकट से गुजर रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो एक प्रकार से तीनों के तीनों जो आपातकालीन जो प्रावधान है वो केंद्र सरकार के अधीन रखे गए। तो ये कहीं ना कहीं एक आत्म लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। राष्ट्र के हित में भी केंद्र शक्तिशाली। देखिए जब भी राष्ट्रीय हितों के जो मुद्दे होते हैं अगर उनके ऊपर जो कानून बनाने का जो कार्य है वो केंद्र सरकार के अधीन दिए गए अर्थात संसद को, इसमें राज्य सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना संभव है।
राज्य के किसी भी नए राज्य गठन करने की बात हो या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की बात हो तो ये भी कानून बनने का कार्य संसद के पास दिया गया, अर्थात केंद्र के पास है। केंद्र जब चाहे जब किसी नए राज्य गठन कर सकती है और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह भी एक प्रकार से केंद्र के अधीन ही दिया गया है। एकरी नागरिकता, देखिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को एकरी नागरिकता प्रदान की गई, यानी कि संपूर्ण देश में नागरिकों को एक ही प्रकार की नागरिकता दी गई है और वो भी केंद्र के अधीन रखा गया। नेक्स्ट है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका संबंधित जो भी अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। चाहे आप न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करनी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की बात करने की बात हो, तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यायपालिका उस न्यायपालिका को एक प्रकार से केंद्र सरकार के अधीन में रखा गया, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति केंद्र सरकार के अधीन रहकर अपने कार्यों का निर्वहन करता है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि जो न्यायपालिका है वो भी एक प्रकार से एक ही प्रकार की न्यायपालिका, यानी कि यदि आपको न्याय प्राप्त करना तो डायरेक्ट आप लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आप लोगों को आना पड़ेगा। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती, यानी कि IAS है, IPS है, IFS है, जो भर्ती निकल जाती है, ये भर्तियाँ भी एक प्रकार से केंद्र सरकार के अधीन ही रखी गई है। केंद्र सरकार के लिए या केंद्र के अधीन ही रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राज्यसभा में समान प्रतिनिधि नहीं। देखिए राज्यों के अंतर्गत जो संसद का उच्च सदन है राज्यसभा के अंतर्गत भी संसद के उच्च सदन के अंतर्गत राज्य को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं की गई है। ये प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी एक प्रकार से जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या की उस राज्य को उतना राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए राज्यों के संघ पर वित्तीय निर्भरता, बिल्कुल ये भी एक फैक्ट बात है कि जो राज्य की जो सरकारें या पूर्ण रूप से राज्य सरकारें होती है वो केंद्र के ऊपर ही निर्भर होती है। केंद्र के द्वारा उन्हें वित्तीय क्षेत्र में कितना अनुदान दिया जाता है ये केंद्र के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य सरकारों के राज्यों के प्रमुखों का केंद्र के साथ किस प्रकार का मेल मिलाप है, कितने अच्छे संबंध है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट करते हैं राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति होता है। ये बात ही बिल्कुल फैक्ट है कि राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है वो केंद्र सरकार से पहुंचकर ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि राज्यपालों की नियुक्ति एक प्रकार से केंद्र में जो सरकार होती है उन सरकारों की अनुशंसा पर भी राज्यपालों की नियुक्ति होती है। और राज्य में जो राज्यपाल होते हैं ये राज्यपाल एक प्रकार से केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, केंद्र के एजेंट के रूप में ये काम करते हैं। तो ये थे कुछ संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एकात्मक लक्षण। ये आप लोगों को मैंने इनके बारे में डिस्कशन कर दिया। ये आप लोगों को बड़े क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता और उसमें जो एकात्मक जो लक्षण उनके बारे में आप लोग वर्णन कीजिए, ये आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख जो अधिकारी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं आज। अब देखिए संघ की कार्यपालिका के रूप में हम लोग संघ की कार्यपालिका, इसमें बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। देखिए राष्ट्रपति के संदर्भ में संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 65 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक हम लोग पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति संबंधित ही टोटल अनुच्छेदों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इससे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी दे रहा हूँ कि अब तक भारत के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को एक सेंटेंस याद करना है। देखिए ये सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, राधा जा बीफनी ग्यावेश के कपल के साथ। ये सेंटेंस यदि आप लोग रट लोगे
तो आप लोगों को जो भारत के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनके नाम आप लोगों को याद हो जाएंगे। ये आप लोगों को मेरा दावा है। आप लोग इस सेंटेंस पे याद कर लेना, जितने भी राष्ट्रपति आज दिन तक बने हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम आप लोगों को पता चल जाएंगे। अब पहला देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करना। रा का मतलब है राजेंद्र प्रसाद। समझ रहे हो बात को? रा का मतलब राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति। और दा का मतलब है राधा कृष्णन। सर्वपल्ली राधा कृष्णन ना, आपको पूरा नाम शॉर्ट में करना है। दा का मतलब राधा कृष्णन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति। और 5 सितंबर को इन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आ जाइए जा का मतलब होता है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। फिर आ जाइए वी का मतलब होता है वीवी गिरी। फिर आ जाइए एफ का मतलब होता है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। नी का मतलब होता है नीलम संजीव रेड्डी। नी का मतलब नीलम संजीव रेड्डी। अब आ जाइए क्या का मतलब ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञा का मतलब होगा ज्ञानी जेल सिंह। अब आ जाइए वे का मतलब वेंकटेश रमन। अब आ जाइए एस का मतलब शंकर दयाल शर्मा। फिर आ जाइए के का मतलब के.जी. बालकृष्णन। फिर आ जाइए के का मतलब होता है कलाम, यानी कि APJ अब्दुल कलाम, प्रथम मिसाइल मैन। फिर आ जाइए प का मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इसके बाद में एक और पे जोड़ लीजिए आप लोग प्रणब मुखर्जी। और वर्तमान में आपको पता ही है कौन है, रामनाथ कोविंद। ये हो गए आप लोगों के टोटल राष्ट्रपति के नाम एक सेंटेंस में। ये आप लोगों को याद करना राधा जाबीफनी ग्यावेस के कपल के साथ। इस सेंटेंस में आप लोगों को पूरे राष्ट्रपति का नाम याद हो जाएंगे। एक बार फिर बता देता हूँ आप लोगों को। रा का मतलब राजेंद्र प्रसाद, ये देश के प्रथम राष्ट्रपति जी। राजेंद्र सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। सेकंड आइए दा का मतलब राधा कृष्णन, ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति थे। 5 सितंबर को इनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखना। फिर आ जाए जा का मतलब जाकिर हुसैन, ये देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर आ जाइए वी, एक एक अक्षर उठाओ। वी का मतलब होता है वीवी गिरी। फिर आ जाइए एफ का मतलब होता है फखरुद्दीन अली अहमद। फिर आ जाइए नी का मतलब होता है नीलम संजीव रेड्डी। फिर आ जाइए क्या का मतलब होता है ज्ञानी जेल सिंह। फिर वे का मतलब वेंकट रमन। फिर आ जाइए आप एस शंकर दयाल शर्मा। फिर आ जाइए के.जी. बालकृष्णन। फिर आ जाइए के का मतलब कलाम। फिर आ जाइए पे का मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ये आप लोग ध्यान रखना। और
प्रणब मुखर्जी, एक पे और जोड़ लीजिए आप लोग, प्रणब मुखर्जी जो अभी इनकी मृत्यु हो गई है, और वर्तमान में आपके हैं रामनाथ जी कोविंद, ये देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये राष्ट्रपति वाला टॉपिक आप लोगों का, इनके नामकरण, इनको आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, और कल हम लोग राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।